हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे और अपने बहुपद चैप्टर की जो तैयारी चल रही है उसका आज अगला पड़ाव है। मतलब कि आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से, जो आपके लिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं चैनल के बारे में। जैसा आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती हैं 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12th सारी क्लासेज, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी क्लासेज आप यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं और अपना तैयारी और बढ़िया कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप और ज़्यादा बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें और अवेल करें, उसका फ़ायदा उठाएं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं बहुपद का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। तो ये रहा प्रश्न संख्या 1। आइए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। बिल्कुल फोकस होके, बिल्कुल ध्यान से आज की क्लास आपको देखनी है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलनों में से कौन से बहुपद हैं। बहुपद पहचानने का तरीका क्या है कि आप चर राशियों को पकड़ें। किसको पकड़ना है? चर राशियों को। चर राशियां क्या होती हैं सर? एक्स वाई जेड, ये सब कुछ जो लिखा होता है। सबसे पहले आपको पकड़ना है चर राशियों को, और इनके ऊपर जो घात लगे हैं ना, चर राशियों के ऊपर जो घात लगे हैं वो चेक करो आप कि क्या वो धनात्मक पूर्णांक है, शून्य भी हो सकता है। क्या वो धनात्मक पूर्णांक या शून्य है? अगर ऐसा है तो वो क्या होगा? बहुपद होगा। बहुपद कब नहीं होगा सर? जब चर राशियों के ऊपर का जो घात है, जो चर राशियों का मतलब क्या है? एक्स वाई जेड, ये सब, इनके ऊपर का जो घात है ना, अगर वो निगेटिव नंबर आ गया, क्या आ गया? ऋणात्मक संख्या आ गई, या भिन्न में कोई संख्या आ गई, या ये पूरा का पूरा चर राशि जो है करड़ी में आ गया। आ गई बात समझ में? करड़ी में मतलब उसके घात के ऊपर अगर भिन्न आ गया, तब ये क्या नहीं होगा? तब ये बहुपद नहीं होगा। ये बात क्लियर है आपको? तो यहां पर जल्दी से मुझे देखकर बताइए कि कौन सी चर राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर या तो शून्य या तो धनात्मक पूर्णांक है। तो यहां देखिए, ये तो चर राशि होगी। इस करड़ी में 3 से धोखा नहीं खाना है। मैं केवल चर राशियों की घात की बात कर रहा हूं, उसके आगे के गुणांक की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, मतलब ये तो चर राशि है, कोई ये तो बहुपद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा वाला देखो, अब यहां पर ये करड़ी में y आ गया। जब करड़ी में y को आप घातांक के रूप में लिखते हैं तो y की घात में 1/2 आता है। और मैंने अभी आपको यहां पर बताया कि घात जो है वो भिन्न नहीं हो सकता, और यहां पर घात किस रूप में आ गया? भिन्न के रूप में आ गया। अतः ये एक बहुपद नहीं होगा। मेरी बात क्लियर है? इसको देखो, यहां पर जो घात है सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक है, मतलब 3 है, 2 है, यहां पर 1 है, सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक हैं, तो ये बहुपद होगा। तो इसमें से पूछ रहा था कौन से बहुपद होंगे, तो फर्स्ट एंड थर्ड बहुपद होगा, सेकंड वाला बहुपद नहीं होगा। बहुपद पहचानना आ गया ना, इसमें गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। यहां पर बहुपद की घात बतानी है आपको, मतलब एक ये व्यंजक दिया हुआ है, इसमें बहुपद की घात बतानी है। इसके 2 तरीके मैं बताऊंगा, एक तो पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा और दूसरा इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। मतलब कि अगर ये क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में आता तब हम चुटकी बजाते ही कर लेते, लेकिन इसको हमें पूरा सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न में आया हुआ है। तो कैसे करेंगे? अति लघु उत्तरीय में आया हुआ, कैसे करेंगे आइए देखते हैं ध्यान से। इसमें क्या करना है आपको? पहले तो इसको गुणा करना है। 3x जाएगा इस पूरे के पास, मेरी बात समझ रहे हैं? 3x जाएगा इस पूरे के पास, इसके बाद x³ जाएगा अपने चिन्ह के साथ इस पूरे के पास। कोई डाउट यहां तक? नहीं। अब इसको गुणा करके सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? 3x x में गुणा होगा तो 3x² आएगा, धन 3x 1/x में गुणा कर दो। इसी प्रकार से x³ जब x में गुणा होगा तो x की घात में 4 आएगा, और जब x³ 1/x में गुणा होगा तो 1/x लिख दो। अब यहाँ x से x कट गया, यहाँ x से 1 बार था, यहाँ 3 बार था, 2 बार बचेगा। तो क्या बचा हमारे पास? 3x² धन 3 धन x की घात में 4 धन x का वर्ग। आप चाहो तो यहीं छोड़ दो, आप चाहो तो एक स्टेप और आगे कर लो, मतलब इन दोनों को जोड़ दो।
3x² और x² क्या होता है, तो मेरे भाई 4x² होता है, वो लिख दिया, धन 3 लिख दिया, धन x की घात में 4 लिख दिया। आपसे क्या पूछ रहा है, x² का गुणांक, x² का गुणांक पूछ रहा है, तो x² का गुणांक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मेरी बात क्लियर है, x² का गुणांक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको शॉर्टकट से हम लोग नहीं देखने वाले हैं क्योंकि वहां पर आप गलती करेंगे। उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए आप गुणा करने में एक्सपर्ट होने चाहिए। जैसे मैं यहीं से देख के बता दूं कि इसको और इसको गुणा करने पर x² आ रहा है तो हमारे पास 3 आ गया, इसको और इसको गुणा करने पर x² आ रहा है तो हमारे पास 1 आ गया, 3 और 1 4 हो गया। ये मैं इसलिए, अब समझने वाले लोग समझ चुके होंगे, लेकिन मैं आपको ऐसी सलाह दूंगा कि आप ऐसे ही करें। आगे बात समझ में, आगे बढ़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित बहुपदों की घात बताइए। बहुपदों की घात क्या होती है, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात। ऐसा पद ढूंढिए आप जिसकी घात सबसे बड़ी हो। सबसे बड़ी घात कौन सी है, अब जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी सर, 2 हो जाएगी। क्लियर है ये। दूसरा वाले क्वेश्चन में बताइए, यहां पे देखिए, यहां पर 1 और 2 मिलके कितना हो गया, 3। यहां पर घात 1 है, यहां पर घात कुछ नहीं है, 0 है। मतलब कि इस बहुपद की सबसे बड़ी घात, कंफ्यूज मत होना कि केवल 2 लिख दो। जब दो चीजें आपस में गुणा होंगी तो दोनों के घातों को जोड़कर जो आएगा वो होगी बहुपद की घात। जैसे XYZ में बहुपद की घात कितनी है, तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे भाई कि इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आ रही बात समझ में। आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। जैसे z की घात में कितना है, 1 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी सर, इस बहुपद की घात 1 हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत वाली बात है क्या, समझ में आ गई। बहुपद की घात वो घात होती है जिस पद की घात सबसे बड़ी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद की घात। कर लोगे, बार बार आपके 9th क्लास के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्योंकि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना भी आपको क्वेश्चन आज यहाँ पर कराया जाएगा वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही फोकस के साथ आज की क्लास आपको अटेंड करनी है। और जल्दी से, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित बहुपदों को पदों के आधार पर, अरे बड़े मजेदार क्वेश्चन है ये तो, एक पदीय, द्विपदीय और आदि बहुपदों में वर्गीकृत कीजिए। पदों की संख्या हम देखने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको कि धन चिन्ह और ऋण चिन्ह को देखना है। उनको गोला बना लो ऐसे, धन चिन्ह और ऋण चिन्ह को देखना है, उनको सर्कल बना लेना है। अपने आप पद अलग अलग हो जाएंगे, 1 पद, 2 पद, 3 पद हैं, तो ये हो गया दोस्त क्या, त्रिपदीय। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, त्रिपदीय। इसके बाद अगर इसमें मैं बात करूं तो ये केवल और केवल 1 पद है, तो क्या बोलेंगे, एक पदीय। और इसमें मैं बात करूं तो धन का चिन्ह ये रहा, 1 पद ये हो गया, 1 पद ये हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विपदीय, क्योंकि यहां पर पदों की संख्या कितनी है, 2 है। मुझे बताना आप कमेंट के माध्यम से, x² YZ ये कितना पदीय है, एक पदीय, द्विपदीय या त्रिपदीय, कमेंट करके जरूर बताना। मैं हर एक कमेंट चेक करता हूं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रश्न संख्या 5 क्या बोल रहा है, सत्यापित कीजिए कि -2 और 3 बहुपद x² -x -6 के शून्यक हैं। शून्यक का मतलब क्या होता है कि अगर इस वाले बहुपद में x का मान -2 रख दूं तो इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा सर। अगर 0 आ गया तो -2 इसका एक शून्यक होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। कहने का मतलब इसके घर का नाम लिख दो fx, क्या है, x² -x -6, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, x की जगह पर सबसे पहले हम किसको चेक करते हैं, -2 को। तो जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पर आप -2 रखेंगे, जहां भी x दिख रहा है वहां पर आप क्या लिखेंगे, -2। -2 का वर्ग जब आप करेंगे तो 4 होगा, माइनस माइनस +2 और -6, 4 और 2 6 होता है, 6 - 6 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है -2 तो इसका एक बहुपद है। इसी प्रकार से हम 3 को भी चेक करेंगे और 3 को देखते हैं, f(3)
मतलब f3 का मान कितना होगा, जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पर आपको क्या लिख देना है, तो वहां पर आपको 3 रख देना है। 3 का वर्ग 9 होता है, -3 -6 -9 होगा, तो यहां पर भी कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब कि दिए हुए मान -2 तथा -2 और 3 दोनों ही बहुपद x² -x -6 के क्या होंगे, तो शून्यक होंगे। आ गई मेरी बात समझ में, दोनों ही -2 और 3 इस बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या बोल रहा है, बहुपद 2x धन 4 का शून्यक ज्ञात कीजिए। जब भी अभी पिछले क्वेश्चन में आपको शून्यक चेक करना था, तो आपने इसको उठा के यहां रखा, देखा शून्य आ गया तो शून्यक है, ठीक है, यहां पे चेक करना था। अब यहां पे आपको शून्यक ज्ञात करना है। जब भी आपको शून्यक ज्ञात करना होगा तो दिए हुए बहुपद को बराबर 0 रख देंगे, दिए हुए बहुपद को बराबर 0 रख देंगे। कब, जब आपको शून्यक ज्ञात करना होगा, उस केस में ऐसा काम करेंगे और यहां से x का मान निकालेंगे। जो भी आपके x का मान आएगा वही इस दिए हुए बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। आसान है, आइए करते हैं। 8वीं क्लास में खूब किया है आपने। 4 को उधर भेजो, -4 हो जाएगा, और जब 2 इधर जाके 4 को डिवाइड करेगा, भाग करेगा, तो उत्तर अपना कितना आ जाएगा, -2। कहने का मतलब है -2 जो है ना, वो इस दिए हुए बहुपद का क्या है, शून्यक है। आइए सत्यापित करके देखते हैं, सत्यापित करके देखते हैं कि क्या सही में शून्यक है या बस मजाक में। क्या है, 2x + 4, x की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, -2, और इसका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आइए करके देखते हैं। 2 × -2 धन 4, 2 × -2 -4 धन 4, क्या बहुपद का मान 0 आ गया, हाँ आ गया। कहने का मतलब -2 इसका क्या हो जाएगा, तो सर -2 इसका एक बहुपद हो जाएगा, एक शून्यक हो जाएगा। -2 इसका एक दिए गए बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7। यहां तक कोई डाउट नहीं ना, आसान था, आसान ही रहने वाला है, बस जरूरत है ध्यान से पढ़ने की। पूरे ध्यान से मैथ्स पढ़ो। मैथ्स पढ़ना, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं ना कि मैथ्स पढ़ो, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि मैथ्स ऐसे रीडिंग करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। पढ़ने का मतलब लिख के प्रैक्टिस करके पढ़ो आप, समझ में आई बात। मैथ्स लिख के प्रैक्टिस करके जब तक नहीं पढ़ोगे, जब तक आपके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। इसमें क्या दिया है, दर्शाइए कि x धन 5 इसका एक गुणनखंड है। x धन 5 इसका एक गुणनखंड है। हमने गुणनखंड प्रमेय में क्या पढ़ा था कि अगर हमें गुणनखंड दिया है, ये क्या है, मान लिया कि गुणनखंड है, अगर गुणनखंड पता है तो हम इसका एक शून्यक निकाल सकते हैं। अगर गुणनखंड दिया है तो इसका एक शून्यक कैसे निकालते थे, सर इसी को बराबर 0 कर दो तो x बराबर -5। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, कि गुणनखंड दिया है तो शून्यक निकाल सकते हैं, और शून्यक दिया है तो गुणनखंड निकाल सकते हैं। ये कौन बोलता है, ये बोलती है गुणनखंड प्रमेय। अगर यह इसका एक शून्यक हुआ, अगर यह इसका एक शून्यक हुआ, तो ये इसका एक गुणनखंड होगा। ये मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर मैंने ये सिद्ध कर दिया कि -5 इसका एक शून्यक है, तो कहने का मतलब x धन 5 इसका एक गुणनखंड होगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो ये सिद्ध करना तो आपको भी आता है भाई कि -5 इसका एक शून्यक है या नहीं है। कैसे, जहां भी x दिख रहा है -5 रख दो, अगर शून्य आ गया, अगर शून्य आ गया तो शून्यक है, नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा। आइए करके देखते हैं। जहां भी x दिख रहा है -5 रखेंगे, जहां भी x दिख रहा है क्या रखेंगे, तो -5 रखेंगे, रख दो, क्या दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत। जहां भी x दिख रहा था क्या रख दिया, -5 रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये -5 का क्यूब -125, -5 का स्क्वायर 25, 3 गुणे -5 माइनस का 15 हो जाएगा, और धन 115। कोई दिक्कत वाली बात, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है क्या, हो ही नहीं सकता। और जब नहीं हो सकता तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों माइनस के हैं, आपस में जोड़ेंगे -140, ये दोनों प्लस के हैं, आपस में जोड़ेंगे +140, -140 और +140 कितना आ गया, शून्य आ चुका है। और जब शून्य आ चुका है, कहने का मतलब है कि -5 इसका एक शून्यक है। x बराबर -5 दिए बहुपद, दिए गए बहुपद fx का, दिए गए बहुपद
fx का एक शून्यक है, fx का एक क्या है, तो शून्यक है सर, fx का एक शून्यक है। अतः यहां देखो शून्यक से गुणनखंड कैसे बनाते हैं, इसको इधर भेजो तो क्या बन जाएगा, x धन 5। fx का एक गुणनखंड होगा, fx का एक गुणनखंड होगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या यहां तक, fx का एक गुणनखंड होगा। आ गई बात समझ में। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि अगर आपको शून्यक पता है तो आप गुणनखंड निकाल सकते हैं, अगर आपको गुणनखंड पता है तो आप शून्यक निकाल सकते हैं। दोनों बातें याद कर लो बस। यहां गुणनखंड पता था, शून्यक निकाला और चेक किया कि क्या ये शून्यक है, तो हमने देखा अरे हाँ ये तो शून्यक है, और जब ये शून्यक है x बराबर -5 एक शून्यक है तो x धन 5 क्या हो जाएगा, इसका एक गुणनखंड होना ही पड़ेगा। इसे स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 8 क्या कहती है, यदि x बराबर 3/2 बहुपद इतना का एक शून्यक है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पहले ही बोल रहा है कि ये एक शून्यक है। अब जब शून्यक है, ये शून्यक है ऐसा दिया हुआ है, पूछ नहीं रहा कि चेक करो, ये शून्यक है। जब ये शून्यक है तो अगर मैं x की जगह पर 3/2 लिखता हूं, अगर मैं x की जगह पर 3/2 लिखता हूं तो इसका मान कितना आना चाहिए, इसका मान 0 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये शून्यक है। अब शून्यक है तो इसका मान 0 करेगा या नहीं, जल्दी बताओ। करेगा सर, क्योंकि ये शून्यक है। अब इसको सॉल्व करो। 2 गुणे 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 धन 3k/2 माइनस 12 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूना 4, 9/2 धन 3k/2 माइनस 12 बराबर 0। ये कितना बन गया, 12 को उधर भेज दो और इन दोनों का एलसीएम तो बराबर ही है, तो 9 धन 3k लिख सकता हूं एक साथ, क्योंकि दोनों के नीचे 2 है। लिख दिया 9 धन 3k/2 और 12 को भेज दिया इधर। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात है क्या इस स्टेप में, नहीं है। नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। क्या 2 को उधर भेजो, गुणा होगा, यहाँ भाग हो रहा है उधर गुणा होगा, तो 9 धन 3k बराबर क्या, 12 गुणे 2, 12 गुणे 2 कितना 24। ये 2 गुणे 12 कितना हो गया, 24 हो गया। अब 9 को उधर भेज दो, 24 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 24 माइनस 10 14 होता, तो 24 माइनस 9 15 आ जाएगा। 3k का मान जल्दी बता दो कितना आ जाएगा, कितना आ गया, अरे k का मान कितना आ गया, 5 आ गया सर, 5 आ जाएगा k का मान। आसान है, आसान है। उसके साथ मजेदार ये बात है कि ये 3-4 नंबर का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। अति लघु उत्तरी में कभी कभी पूछा जाता है, नहीं तो ये अक्सर क्या होता है, लघु उत्तरी का प्रश्न आता है, कभी कभार अति लघु उत्तरी में पूछा गया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें होने वाली हैं आपके लिए। ऐसे काम नहीं चलेगा बस देखने से, लिख के प्रैक्टिस करो, ऐसे देखने से नंबर नहीं आते। मेरी बात समझ रहे, दोबारा 9th क्लास नहीं पढ़ने को मिलेगा, एक ही बार मौका मिलता है 9th पढ़ने का, 10th पढ़ने का। तो जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं अपना बेस्ट वर्जन दीजिए। ये बाद में रिजल्ट आने के बाद ये पछतावा ना रहे आपको कि अरे पढ़ लिया होता तो मजा आता। ये नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन पढ़ाई करनी है आपको, शेर हो आप लोग, बहुत बढ़िया पढ़ाई करनी है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या कहती है। इसमें बोल रहा है कि यदि 2x - 1 बहुपद इतना का एक गुणनखंड है तब p का मान ज्ञात कीजिए। अगर यह एक गुणनखंड है, हमें तो भाई शून्यक में खेलने में मजा आता है, हमें शून्यक खेलने में मजा आता है कि शून्यक का मान यहां रखो बराबर 0 कर दो, है ना मजेदार चीज। शून्यक मजेदार चीज है या नहीं है, मजा आता है शून्यक के साथ खेलने में। ये गुणनखंड अपने को समझ नहीं आता, इसको बदल दो, इसको बदल दो शून्यक में। यह अगर एक इसका एक गुणनखंड है, ये इसका एक गुणनखंड है, तो इसको बराबर 0 करके x का मान निकालना जरा। अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो ये इसका एक क्या हो जाएगा, समझ में आ गई ये बात कि अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो 1/2 इसका एक क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं कि कैसे गुणनखंड को शून्यक में और शून्यक को गुणनखंड में बदला जा सकता है, किसके माध्यम से, गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
अच्छा ये पूछ रहा है क्या कि चेक करो कि गुणनखंड है या नहीं? नहीं, बोल रहा है गुणनखंड है। जब ये गुणनखंड है तो ये भी शून्यक है। शून्यक है तो बड़ा आसान हो गया। जब ये 1/2 शून्यक है तो जहां भी x दिख रहा है, जहां भी आपको x दिखे क्या कर देना है? 1/2 लिख देना है। जहां भी आपको x दिखे वहां पर आपको क्या कर देना है सर? तो सर 1/2 लिख देना है। जल्दी से लिख दो, जहां भी क्या दिखे? x दिखे। लिख दिया। क्योंकि ये 1/2 शून्यक है तो इस पूरे का मान क्या कर देगा? शून्य। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है। मजा आया? मजा आया तो आगे सॉल्व करो ना। 2 गुणे 1/2 का क्यूब कितना? 1/8। p गुणे, अरे धन का चिन्ह था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। p गुणे 1/2 का वर्ग कितना? 1/4। इन दोनों को गुणा करोगे 11/2 धन p धन 3 बराबर 0। ठीक है ना? 2 से इसको काटेंगे 4, कितना बन गया? 1/4। कितना बन गया? 1/4 धन p/4 धन 11/2 धन p धन 3 बराबर 0। अब यहां से p का मान निकालना। p वाले 2 हैं, इनको एक साथ लिखेंगे, बाकी सबको एक साथ। तो जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 4 जाके उसमें गुणा हो जाएगा और इन सबका 4 एलसीएम हो जाएगा। मतलब कि p धन 4 इसमें गुणा करोगे क्या बन जाएगा? 4p। आगे बात यहां तक समझ में? कैसे कैसे सर? यहां लिख के बता दो ना। नहीं समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई तो कोई टेंशन नहीं लेने का, अपन यहां खड़ा है, टेंशन नहीं लेने का। यहां देखो 4 हो गया एलसीएम। मैं क्या बताता हूं बार बार, स्मार्ट कैलकुलेशन सीखो मेरे भाई। कैसे सर? इसके नीचे कुछ नहीं, सीधे गुणा कराओ। जैसे 1 धन 2/3 लिखा है ना, 3 को सीधे गुणा कराओ। 3 गुणे 1 3, 3 धन 2 5/3। वही काम तो है। p धन 4 को सीधे गुणा कराओ 4p। यही तो किया है इसके और इसके साथ। आगे बात समझ में? ये बराबर नहीं लगाएंगे हम। यहां तक बात क्लियर है? इसको और इसको सॉल्व कर दिया, इन दोनों को सॉल्व कर दिया, बचा क्या क्या? उनका भी एलसीएम ले लो 4। इसके पास पहले से 4 है, 1 लिख दो। इसके पास 2 है, 4 बनाना है तो ऊपर 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो 4 बनेगा, ऊपर 2 से गुणा 22। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो ऊपर 4 से गुणा कर दो 12। अब तो ठीक है? अब तो ठीक है ना? ये कितना बन गया? 5p/4। कितना बन गया? 5p/4। और ये कितना बन गया? 22 2 34, 22 और 12 34, 34 और 1 35/4। कितना बन गया? 35/4। ठीक है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, 5p धन 35/4 बराबर 0। 4 को उधर भेजेंगे, 4 गुणे 0 0 हो जाएगा। 5p धन 35 बराबर 0, 4 उधर जाके 0 हो जाएगा। अब p को भेजेंगे, 35 को भेजेंगे, माइनस हो जाएगा और 5 उसको भाग करेगा तो p का मान आ जाएगा -35/5। मतलब भाग करके देखेंगे आप तो p का मान कितना आ रहा होगा? p का मान 7 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? स्क्रीनशॉट लेंगे। कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाए तो टेंशन नहीं लेना, अपने को भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग सब आता है। ठीक है? नहीं आता तो कमेंट करके बताओ, अलग से वीडियो बना के बताऊंगा आपको। भले 9th क्लास में हो, अभी शर्म करोगे ना, 10वीं क्लास में, 11वीं 12वीं क्लास में हवा नहीं लगेगी मैथ्स की। अगर अभी भी भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता, कमेंट में लिख के बताना, मैं अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे करते हैं। लेकिन अब अगर आपने देर कर दिया ना, फिर काम हो जाएगा। फिर मत कहना मुझसे सर बताए नहीं। यहां देखो प्रश्न संख्या 10 क्या बोल रहा है? बहुपद इतना के गुणनखंड मध्य पद विभक्त द्वारा कीजिए। आसान है, आसान है। क्या करना है इसमें? पहले तो हम बहुपद लिखेंगे, वही तोड़ने जोड़ने वाली कहानी है, कुछ नया नहीं है। ये मुझे देख के बताओ कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, सम क्या आना चाहिए? तो सर बीच में जो लिखा है x का गुणांक वही होना चाहिए 7। जोड़ने पर 7, सम s फॉर सम, SUM। गुणा करने पर सर किनारे गुणे किनारे, किनारे गुणे किनारे, 3 गुणे 2 6। गुणा करने पर कितना आना चाहिए? प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 6। इतनी बात समझ रहे हो? 2 संख्याएं जल्दी से बताओ, 2 संख्याएं जल्दी से बताओ मुझे जिनको गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 7 आता है। सर 3 और 2। मूर्ख हो, 3 और 2 से हो जाएगा? हाँ सर हो रहा था। 3 और 2 को गुणा करने पे 6 आ रहा है।
भाई 7 भी तो चाहिए जोड़ने पर। अब 3 2 को चाहे आप जोड़ लो चाहे घटा लो, चाहे क्या 7 आएगा? कभी नहीं आएगा। मतलब 3 2 से काम नहीं चलने वाला। सर 6 और 1, 6 और 1, हाँ मजा आ गया। 6 गुणे 1 6 आ रहा है, 6 और 1 को गुणा करेंगे 6 आएगा, 6 और 1 को अगर आप जोड़ते हैं तो 7 आएगा। मतलब काम बन गया, बीच वाले को तोड़ने की बात बन गई, बीच वाले को तोड़ दो। पहले तोड़ेंगे कैसे? 6x और 1x में, 6x और 1x में 1 लिखते नहीं तो मैंने x लिख दिया, यहाँ पे 3, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? 2x, बचेगा क्या? x प्लस 3। कैसे सर? यहाँ देखो 2 के पहाड़ में 2 भी आ रहा है 6 भी आ रहा है, तो 2x कॉमन ले लिया, ये 2 पूरा का पूरा बाहर आ गया, x 2 बार था 1 बार बच जाएगा, 2 तिहाई 6 होता 3 बच गया, x बाहर आ गया। समझ में आ गई बात? यहां भी वही बचना चाहिए जो यहां पे कोष्ठक में बचा है, इस कोष्ठक में भी वही बचना चाहिए। सेम टू सेम दिखता है तो बाहर क्या आता है? 1। मतलब पहले भी x था अभी भी x है, कोई चेंज नहीं, तो बाहर क्या आएगा? 1 आएगा। और यहां पर प्लस का चिन्ह है तो यहां देखो, यहां पर चिन्ह बदला नहीं है, जैसा था वैसा ही है, तो बाहर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। एक कोष्ठक में x धन 3 लिख दो, एक कोष्ठक में 2x धन 1 लिख दो। ठीक है, बस गुणनखंड करना था, हो तो गया। और क्या करना चाहते हो? इसकी जान लेना चाहते हो आप? हो तो गया। अगर शून्य पूछता, इसको एक बार शून्य करते x का मान -3 आता, इसको एक बार शून्य करते x का मान -1/2 आता। नहीं पूछा, छोड़ो ना, गुणनखंड पूछा अपन ने कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं बहुपद इतना, अच्छा फिर से गुणनखंड आ गया, फिर से करेंगे, फिर से गुणनखंड करने वाले हैं, वही खेल। इसको देखकर बताओ जल्दी से कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए और गुणा करने पर कितना चाहिए, जल्दी से। सर जोड़ने पर बीच में आना चाहिए, बीच में कुछ नहीं लिखा है सर, 1 माइनस का है, चिन्ह के साथ लिखना है। चिन्ह भूल गए ना, सब खत्म हो जाएगा, चिन्ह के साथ ही लिखना पड़ेगा आपको। जोड़ने पर कितना आना चाहिए? माइनस का 1, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? किनारे गुणे किनारे, किनारे गुणे किनारे, -4 गुणे 3, -4 गुणे 3, -12। ये बात समझ में आ गई? अब 2 संख्याएं आप मुझे बताएंगे जिनको गुणा करने पर 12 आ गए और जोड़ने पर 1 आ जाए। गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर 1 आ जाए, जोड़ने या घटाने दोनों पर। 2 संख्याएं बताओ सर। 4 और 3, चलो लिखता हूं मैं, देखते हैं। सर गुणा करने पे 12 आ जाएगा, घटाने पे कितना? 1 आएगा, लेकिन अपने को 1 नहीं चाहिए, अपने को कितना चाहिए? -1 चाहिए। तो बड़ी वाली संख्या को क्या कर दो? माइनस कर दो। अब देखो ना, -4 और 3 को जब जोड़ोगे आप तो -1 आएगा या नहीं आएगा? सर आएगा। गुणा करने पर कितना चाहिए? -12। -4 और 3 को जब आप गुणा करोगे तो क्या -12 नहीं आ रहा? सर आ रहा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है। इतनी बात क्लियर है आपको? अरे इतनी बात समझ में आ रही? जल्दी बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो, अब इनको तोड़ेंगे, बीच वाले को तोड़ दो। -x को तोड़ेंगे 2 पार्ट में, -4 में और 3 में। कैसे? यहां देखें, -x को तोड़ देंगे -4x में और -3x में -4। इन दोनों में केवल और केवल x आ रहा है, क्योंकि कोई ऐसा पहाड़ा, कोई ऐसी टेबल नहीं है जिसमें 3 और 4 दोनों आ जाएं। तो यहां से x को बाहर निकाल लो, 3x - 4 बचेगा। आ गई बात समझ में? अरे यहां बात समझ में आ गई? 3 और 4 किसी पहाड़े में नहीं आते, मतलब कि अंकों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। x बाहर आ गया, ये आ गया। जो यहां पे बचा वही यहां पर भी बचना चाहिए। सर ये तो सेम टू सेम, और आपने ही बताया था कि जब सेम टू सेम आएगा तो यहां 1 लिख देना है। ठीक है ना बात? क्या चिन्ह में परिवर्तन हुआ? पहले भी माइनस का था, अभी भी माइनस का है, तो जब चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है तो धन का चिन्ह लगाते हैं। अब एक कोष्ठक में आप लिख देंगे 3x - 4 और दूसरे कोष्ठक में क्या लिख देंगे? x धन 1। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? जब दिक्कत वाली बात नहीं है तो यही तो हो गया। क्या? यही हो गया अपना गुणनखंड। करना क्या है? बस ये देखना है जोड़ने पर क्या आएगा, गुणा करने पर क्या आएगा। उसको 2 पार्ट में तोड़ना है, बीच में रखना है, पहले 2 से कॉमन, लास्ट 2 से कॉमन, और फिर उनको गुणनखंड के रूप में लिख देना है। बस इतनी सी बात है। क्या कोई दिक्कत है? इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 12 क्या बोल रहा है? यदि x - 2 इसका एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये तो वही बात हो गई, अपने को गुणनखंड में नहीं खेलना, मजा नहीं आता गुणनखंड के साथ। हम निकाल देंगे इसका शून्यक। गुणनखंड के साथ सर मजा नहीं आता, निकालेंगे इसका शून्यक और इसका करेंगे खेल। कैसे?
x माइनस 2 अगर इसका गुणनखंड है तो x बराबर 2 इसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। कैसे आया सर, अरे इसको बराबर 0 रख के देख लो, आ जाएगा ना x बराबर 2। तो x बराबर 2 क्या आ गया, इसका एक शून्यक आ गया। ये गुणनखंड है, पक्का दिखा हुआ है, चेक नहीं करना आपको, ये पक्का इसका एक गुणनखंड है, तो ये पक्का इसका एक शून्यक होगा। और जब ये पक्का इसका एक शून्यक होगा तो इसके मान को अगर x की जगह पर मैंने 2 रख दिया ना इसमें, तो इसके मान को शून्य कर देगा ये। कैसे, आओ देखते हैं। 8 गुणे x का क्यूब हो रहा है तो 2 का क्यूब कर दो ना, धन 4 गुणे x का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर कर दो, माइनस 3 गुणे x है तो 2 कर दो और धन का k, क्योंकि ये 2 इसका एक शून्यक है, बराबर में शून्य लिख दो। अगर आपको चेक करना होता तो सॉल्व करके दिखाना पड़ता आपको कि शून्य आ रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से ही इसका एक शून्यक है, इसीलिए मैंने बराबर में शून्य लिख दिया, मतलब ये शून्य होना ही चाहिए। अब इसको सॉल्व कर दो, काम हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 गुणे 8 64, ठीक है। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 गुणे 8 64 हो गया। 2 का वर्ग 4 होता है, 4 गुणे 4 16 हो गया। 3 गुणे 2 6 धन के बराबर 0। 64 और 16 कितना हो जाएगा, 6 1 7 और 8 80 हो जाएगा, ठीक है। -6 धन के बराबर 0। 80 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तब कितना हो जाएगा सर, ये 74 हो जाएगा, प्लस के बराबर 0, तो के का मान आ जाएगा -74। क्लियर है या कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पे, नहीं है ना, क्लियर है, आसान है, ठीक है। मतलब एक ही बात तो बार बार बता रहा हूं मैं कि अगर गुणनखंड दिया है, अपने को नहीं खेलना, गुणनखंड में नहीं खेलना, अपने को खेलना है किसमें, शून्यक में। शून्यक निकालो, खेल बनाओ, एकदम आसान, फटाफट बेहतरीन आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13 क्या बोल रहा है। ये वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना बोल रहा है, घन करना है लेकिन तुम्हें नहीं करना, तुम्हें बिना परिकलन किए इसका मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक फॉर्मूला, एक सर्व समीकरण मैंने आपको बताया था, आइए फिर से याद करते हैं उसको। a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब बराबर 3abc, लेकिन कब, क्या, लेकिन कब, ऐसा कब लिख सकते हैं, इसका एक कंडीशन है। किसको किसको कंडीशन याद है, जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ। ऐसा कब लिख सकते हैं, जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ, किसको किसको इसकी कंडीशन याद है, जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं आपका, जल्दी से लिखो। किसको किसको कंडीशन याद है कि a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब बराबर 3abc कब होता है। आओ मैं बताता हूं, यदि a धन b धन c का मान शून्य के बराबर हो तब ऐसा होगा। अगर a धन b धन c तीनों को जोड़ने के बाद शून्य हो जाए तो ऐसा होता है, तब a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब का मान 3abc के बराबर होता है। आइए करके देखते हैं कि क्या a धन b धन c का मान शून्य है। लेकिन बराबर करने से पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको इस रूप में लिखना पड़ेगा ना सर, है तो इस रूप में, क्या लिखना पड़ेगा, है तो, कहाँ है, अरे यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ धन का चिन्ह है, यहाँ भी धन का चिन्ह आना चाहिए, यहाँ भी धन का चिन्ह आना चाहिए। कैसे आएगा आओ बताता हूं मैं। यहाँ देखो 7 का क्यूब, यहाँ माइनस का चिन्ह था, मैंने धन का लगा दिया तो माइनस चला जाएगा अंदर, क्योंकि यहाँ हो रहा है क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई। यही काम आगे भी कर दो आप, यही काम आप आगे भी कर दो। क्या कोई दिक्कत है इस सवाल को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर क्यूब हो रहा है तो माइनस को अंदर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है ना। क्या इन दोनों का रूपरेखा एक जैसा हो गया, हाँ सर हो गया, दिख तो रहा है कि a की जगह पर 7 आ गया। क्या बोल रहा हूं मैं, a की जगह पर सर 7 आ गया और b की जगह पर -4 आ गया, क्योंकि बीच में धन चिन्ह आ गया ना। अब कंपेयर कर सकते हैं, अब इन दोनों की तुलना कर सकते हैं। यहां से नहीं कर सकते क्योंकि यहां धन आ रहा है और यहां ऋण आ रहा है, ठीक है। और सर c की जगह पर -3 आ गया। सर कंडीशन क्या थी, हम चेक करते हैं, क्या a धन b धन c शून्य है, क्या ऐसा है, आओ चेक करके देख लेते हैं। तो a धन b धन c बराबर 7 - 4 - 3 मतलब 7 - 7 बराबर 0। मजा आ गया, अरे मजा आ गया, मतलब कि a धन b धन c शून्य है, अतः इसको हम लिख सकते हैं
ए धन बी धन सी शून्य आ गया ना। जब शून्य आ गया मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मान 3abc, मतलब इसका भी मान क्या होने वाला है 3abc। कैसे 3a की जगह पर 7, b की जगह पर -4, c की जगह पर -3। सर इसका गुणा कर दो ना, ये घन वन करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूला लगाओ, गुणा करो, 3abc करो। देखो यहाँ पे आसान गुणा करने का तरीका क्या होना चाहिए? अरे कुछ नहीं, 7 और 3 को गुणा किया 21 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 4 3 को गुणा किया 12 आ गया, 12 एक अन्नम 12, 2 कैरी 1, 12 दूना 24 और 1 आ गया ना उत्तर 252। क्या मैंने घन किया किसी का? नहीं, करना भी नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। ये आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बढ़े आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रश्न संख्या 14 क्या बोल रहा है ये? उपर्युक्त सर्व समीका का उपयोग करके इतना का गुणनखंड करना है। जब भी आपको सर्व समीका का उपयोग करके गुणनखंड करना हो ना, सबसे पहले आपको पता चलनी चाहिए कि कौन सी सर्व समीका इसकी तरह है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x का वर्ग माइनस y/3 का वर्ग। क्या कोई दिक्कत है क्या यहाँ? क्या कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। क्या a² - b² बराबर a धन b और a माइनस b, मतलब क्या एक सर्व समीका लिख दिया मैंने a वर्ग माइनस b वर्ग, क्योंकि ये इसी की तरह दिख रहा था। a की जगह पर 2x है और b की जगह पर y/3 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? ऐसे लिखेंगे, जब आप एग्जाम में करेंगे ना इसको, तो लिखेंगे यहाँ पर सर्व समीका इतना का प्रयोग करके। ये लिखना पड़ेगा आपको मेरे दोस्त, नहीं तो आपके गुरुजी टीचर 1 नंबर आधा नंबर इच्छानुसार, जैसे नमक डालते हैं ना इच्छानुसार, वैसे ही इच्छानुसार आपके नंबर काट लेंगे वो। यहाँ देखो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक कोष्ठक में a धन b और एक कोष्ठक में a ऋण b। ये आ गया आंसर, ये हो गया गुणनखंड। आसान है। आसान कब होगा? जब सारी की सारी 10 की 10 सर्वसमीका जो मैंने आपको बताया है वो सब की सब याद होंगी, तब होगा ऐसा। ऐसे ही नहीं हो जाएगा अपने आप। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15 की तरफ। 15 की तरफ क्या है? गुणन परिकलन किए बिना। ये तो अजीब क्वेश्चन है, मतलब घन दे के बोल रहा है घन मत करो, अब यहाँ गुणा दे के बोल रहा है गुणा मत करो। नहीं करेंगे, अपने को नंबर चाहिए। जैसा इनका आज्ञा, जैसा क्वेश्चन की आज्ञा हो वैसे ही करना पड़ेगा अपने को। गुणन परिकलन किए बिना इतने का मान ज्ञात कीजिए। क्या है ये क्वेश्चन? क्या है? 105 × 106। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 100 धन 5 और इसको लिख देते हैं 100 धन 6। क्या मैंने कोई गुनाह किया? नहीं, अरे पढ़ा रहा हूँ, गुनाह थोड़ी ना कर रहा हूँ भाई, पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, 100 धन 5 और 100 धन 6 लिख देंगे, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरी बात समझे अगर, तो एक इस तरह का एक सर्वसमीका है अपने पास जिसमें पहला वाला एक जैसा हो, बाद वाला अलग अलग हो। कौन सा सर? x धन a x धन b दिख रहा है ना ऐसा, x 100 मतलब पहला वाला एक जैसा, बाद वाला अलग अलग। क्या होता है ये? x² धन a धन b x धन a b, यही होता है। x की तुलना करो, x की जगह पे 100 आना चाहिए, a की जगह पर सर 5 आना चाहिए और b की जगह पर सर 6 आना चाहिए। बस इसमें रख दो, इसमें रख दो, तो अपना 100 धन 5 और 100 धन 6 कितना आ जाएगा? x² सर 100 स्क्वायर कर दो, x की जगह पे 100 रख के, धन a धन b का मतलब सर 5 धन 6 कर दो और 100 का गुणा कर दो, क्योंकि x का गुणा हो रहा है और a और b का गुणा हो रहा है, तो आप 5 और 6 का गुणा कर दो। आया मजा? ठीक है, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। 100 का वर्ग क्या होता है? ये सर खटाखट कैसे लिख दिया, हमें भी बताओ। देखो 100 का वर्ग 2 जीरो है, वर्ग हो रहा है तो 2 जीरो और लगा दो। अगर क्यूब होता तो 2 जीरो और लगा देते, अगर घात में 4 होता तो 2 और लगा देते। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 5 धन 6 कितना होता है? 5 धन 6 11, 11 गुणे 100 1100, लिख दो 1100। 5 धन 6 30, इन तीनों को जोड़ोगे 11130 आ जाएगा। आ गई बात समझ में? स्क्रीनशॉट लेंगे, आसान क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार मैंने करा भी दिया इसीलिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ रखा है ये। ठीक है,
ये देखते हैं प्रश्न संख्या 16। इसमें क्या दिया है, एक बहुपद दिया है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है आपको। तो ये अभी हमने द्विपदों का गुणनखंड, द्विपद बहुपदों का गुणनखंड देखा था। अभी हम देखते हैं त्रिपद बहुपदों का गुणनखंड कैसे करेंगे, तरीका क्या होता है करने का, क्योंकि यहाँ कोई सर्वसमीका आपकी नहीं लगेगी, यहाँ कोई सर्वसमीका नहीं लगेगी। क्या देख के लग रहा है कि कोई सर्वसमीका लग सकती है? नहीं लगेगी। तरीका क्या है, और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया ना, हमेशा जरूरी नहीं है कि हर एक पेपर में आए, मतलब 50-50% का चांस होता है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन अगर आ गया तो 3-4 नंबर से कम नहीं आता। आ रही बात समझ में? ऑलरेडी आप देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ चुका है आपके एग्जाम में, किसी ना किसी स्कूल के एग्जाम में आ रखा है ये, किसमें? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। ध्यान से समझेंगे कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। सबसे पहला स्टेप ये है कि इसका एक शून्यक मिल जाए तो मजा आ जाएगा। क्यों? अरे हमें तो सर गुणनखंड निकालना है। अरे हाँ ना, तो बताया तो था कि अगर आपको शून्यक पता है तो गुणनखंड निकालना आसान है। मतलब एक शून्यक ढूंढेंगे पहले इसका, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। आइए शून्यक ढूंढते हैं। सर कैसे ढूंढना है, कुछ बताओ नियम। ठीक है, तो x की जगह हम पहले 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, 2 रखेंगे, -2 रखेंगे। इतने में आपको एक शून्यक मिल ही जाता है। अगर बाई चांस नहीं मिले तो आपको 3 और -3 रखना है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं 3 नहीं रखूंगा। क्यों? इसके गुणनखंड ही रखना हमेशा। क्या 3 के पहाड़े में 20 आता है क्या? नहीं आता ना। वैसे मोस्ट प्रोबेबली 90% क्वेश्चन में आपको यहीं पे आपका काम हो जाएगा, मतलब एक शून्यक मिल जाएगा। 1 नहीं रखूंगा मैं। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कॉमन सेंस। 1 क्यों नहीं रखोगे सर? सबके सब धनात्मक हैं। अगर मैंने 1 रख दिया ना तो सब आपस में जोड़ने लगेंगे। क्या सब कुछ आपस में जुड़ के शून्य आ सकता है? नहीं आएगा। -1 रखो, x बराबर -1 रखेंगे। ये हो जाएगा -1 का क्यूब, 13 गुणे -1 का स्क्वायर, 32 गुणे -1 धन 20। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या यहाँ तक? ठीक है ना, -1 रखा और कुछ नहीं किया। -1 का क्यूब सर होता है -1, -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 13 में गुणा करेंगे 13 आएगा। 32 गुणे -1 -32 हो जाएगा और धन का 20। ठीक है, इसको और इसको जोड़ेंगे, 20 10 30 और 33 हो गया, -32 -1 जोड़ेंगे, -33 हो गया, शून्य आ गया सर। मतलब पहले ही बॉल पे छक्का लग गया, 6 लग गया पहले ही बॉल पे, मजा आ गया। बाउंड्री लाइन के बाहर शून्य, मतलब शून्य आने पे इतनी खुशी देख रहे हो। नहीं तो भी मेहनत करनी पड़ती ना, अपने को एक बार 2 रखना पड़ता है, एक बार -2 रखना पड़ता। कोई मेहनत नहीं करनी, एक बार में काम हो गया समाप्त। ठीक है, मतलब कि x बराबर -1 इसका एक क्या है? शून्यक है। और जब x बराबर -1 इसका एक शून्यक है, -1 को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? +1। कहने का मतलब है इसका शून्यक क्या आया है? x बराबर -1। कहने का मतलब ये इधर जाके क्या बन जाएगा? x + 1, और ये x + 1 इसका क्या बन जाएगा? गुणनखंड। क्योंकि x बराबर -1 शून्यक है, शून्यक को इधर ले जाओ, x + 1 बन गया, x + 1 क्या बन गया? गुणनखंड। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी बहुपद को उसके गुणनखंड से या किसी भी संख्या को उसके गुणनखंड से भाग करते हैं तो शेषफल हमेशा शून्य आता है। जैसे 20 का एक गुणनखंड 4 है, तो जब भी आप 20 को 4 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आता है? शून्य आता है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक गुणनखंड ये है, भाग देंगे। भाग कैसे? आओ देखते हैं। भाग देने का मतलब भाग नहीं जाएंगे, यहाँ खड़े होकर अच्छे से इसको भाग देकर देखेंगे कितना आ रहा है। कितना है? x³ धन 13x² धन 32x धन 20, यही है ना। अगर शेषफल शून्य नहीं आया तो अरे तो गलत है आपकी भाग। शेषफल शून्य आना ही चाहिए, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है। जब भी गुणनखंड से भाग करेंगे शेषफल शून्य आएगा ही आएगा। आओ करके देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले बराबर करो, पहला वाला x² से भाग जाएगी, x² x में गुणा होगा x³ आएगा, x² + 1 में गुणा होगा तो +x² आएगा। मेरी बात समझ गए? ऐसा नंबर यहाँ पे, नंबर तो नहीं, ऐसा कुछ लिखना है यहाँ पे, ऐसा चर राशि लिखना है, या ये समझ ले ऐसा बहुपद लिखना है, कुछ भी ऐसा लिखना है जिससे कि पहला वाला बराबर आ जाए। मतलब यहाँ पे हमारे पास x था, x² लिखेंगे तभी तो x³ आएगा, और ये x² इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, इसमें गुणा होगा, ये आ गया। इनका चिन्ह बदलेंगे, ये कट जाएगा,
13x² माइनस x² कितना आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा 12x²। चिन्ह बदलेंगे तो बदला हुआ चिन्ह ही लेना है, ये नहीं कि प्लस लेके जोड़ दिया 14 कर दिया, नहीं। 13x² माइनस x², अब इस वाले प्लस का कोई मतलब नहीं रहा, चिन्ह बदल गया। इन सबको नीचे उतारो, प्लस का 32x प्लस का 20। अब कितनी बार जाएगा सर, x है, हमें 12x² चाहिए, तो एक बार 12 ले लो, एक बार x ले लो, x मिलके x² बन गया, 12 तो है ही अपने पास। अब 12x 1 से गुणा होगा, 1 से गुणा होकर तो वही चीज आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये माइनस ये कट गया, 32 माइनस 12 करेंगे 20x धन 20। सर अपने पास x है, 20 से गुणा कर दो, 20 से जब x को गुणा करोगे तो 20x मिल जाएगा, 20 से जब 1 को गुणा करोगे तो 20 मिल जाएगा। चिन्ह बदल दो सर, आ गया ना शेषफल 0। अब जो आपका भागफल आया है, जो क्वेश्चन आया है, भागफल आया है, उसका हम क्या करेंगे, उसका हम करेंगे गुणनखंड। क्या इसका गुणनखंड आता है? नहीं मत बोल देना, नहीं तो ऑनलाइन पिटाई होगी यहीं से, है ना। नहीं बोलना, अभी सिखाया हूं। जोड़ने पर सर बीच वाला आना चाहिए, जोड़ने पर 12 आना चाहिए, और गुणा करने पर किनारे वाला आना चाहिए 20। किनारे गुणे किनारे, इस किनारे पे कुछ नहीं तो 20। सर ऐसी दो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, अरे 10 और 2 हो जाएगा, 10 दूना 20 होता है। तो इसको हम तोड़ेंगे बीच वाले को, 10x और 2x में। पहले वाले से x कॉमन आ रहा है, x धन 10 बच गया, यहाँ भी वही बचना चाहिए। पहले ये 2x था, अभी x बचा, मतलब 2 बाहर आया होगा। चिन्हों ने धोखा नहीं दिया, पहले भी प्लस का था, अभी भी प्लस का है, तो यहाँ भी प्लस का लगेगा। x धन 10 हो गया एक कोष्टक में, x धन 2 हो गया एक कोष्टक में। अब हमारे पास 3 गुणनखंड आ चुके हैं, और यहाँ पर घात 3 है, तो 3 ही गुणनखंड आएंगे। तीनों गुणनखंड को एक साथ लिख दो, मतलब कि इसका गुणनखंड जो आने वाला है उत्तर, वो क्या आने वाला है। सबसे पहला गुणनखंड क्या था, x धन 1, दूसरा क्या था x धन 10, और तीसरा क्या था x धन 2। तो जो भी इसका नाम अगर घर का आप रख देते हैं fx, इस वाले बहुपद का, तो fx को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो पहले ऐसे था, अब ये गुणनखंड के रूप में आ चुका है। क्या क्या काम किया जल्दी से सुन लो। पहले इसका एक शून्यक ढूंढा, मिल गया, शून्यक से इसका एक गुणनखंड निकाला, उसी गुणनखंड से इसको भाग देने पर एक द्विघात ऊपर बना, द्विघात का गुणनखंड कर दिया। तीनों के तीनों गुणनखंड आपको मिल चुके हैं, एक साथ इनको सजा के जमा के लिख दोगे, बात बन जाएगी। आगे बात समझ में, स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से और बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, आया नहीं, 17 नंबर पे क्या है, a धन b धन c बराबर 9 है, इतना बराबर 40 है, तब इसका मान ज्ञात करो। ये सबको देख के कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, सर्वसमीका। सर कुछ नहीं याद आ रहा है, पढ़ाई नहीं करोगे तो नहीं याद आएगा ना। देखो मैं बताता हूं कौन सा सर्वसमीका आपको याद आनी चाहिए या आ रही है। हाँ सर यही वाली याद आ रही है, यही वाली, सही पकड़े हैं। a² धन b² धन c² धन 2 ab धन bc धन ca। सर गलत लिख दिया आपने, नहीं गलत नहीं लिखा, 2 को कॉमन ले लिया ना, तीनों के पास आता, बाहर निकाल लो। अब देखो जो पता है उसका मान रखो, जो नहीं पता है अपने आप पता चल जाएगा। इसका मान 9 है तो इसकी जगह पे 9 रखेंगे, इसका वर्ग हो रहा है तो हम भी वर्ग कर देंगे। इसका मान पता करना है तो इसको लिख लो ऐसे ही, a² धन b² धन c² धन 2। सर इस पूरे का मान पता है 40, लिख दो ना, फिर टेंशन किस बात की। 9 का वर्ग होता है 81, 40 और 2 को गुणा करेंगे तो 80, 80 को इधर लाएंगे तो -80, इधर क्या बच जाएगा, a² धन b² धन c², और इसका मान कितना आ गया, तो सर इसका मान आ गया 1। इसका मान आ चुका है 1 नंबर का सवाल था और आंसर भी 1 आ चुका है। स्क्रीनशॉट भी 1 नंबर का लेंगे, बिल्कुल HD क्वालिटी में, जल्दी से, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 18, इसका प्रसार कीजिए। वही फॉर्मूला लगाना है जो अभी लगाया था। इंपॉर्टेंट क्यों लिखा सर, हाँ एग्जाम में तो आता ही आता है, गलती क्या करते हो आप, ये माइनस आपको डिस्टर्ब करता है, अभी नहीं करेगा। देखो यहाँ पे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। a धन b धन c का होल स्क्वायर होता है a² धन b² धन c² धन 2ab धन 2bc धन 2ca धन 2ca, यही होता है, ठीक है। अब मेरी बात समझो ध्यान से आप, अब मेरी बात ध्यान से समझो। a की जगह पर क्या आ रहा है, x आ रहा है, b की जगह पर सर 2y आ रहा है। नहीं, चिन्ह बदला है, जब भी मैथ्स में चिन्ह बदला हुआ मिले एक माइनस अपनी तरफ से दे दो, गलत नहीं होगा।
सी कितना आएगा सर, समझ में आ गया, चिन्ह बदला है, ठीक है, -3z। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसी में रख दो, a की जगह पर x, b की जगह पर -2y, c की जगह पर -3z, बात हो जाएगी खत्म। आओ करके देखते हैं। कलर चेंज करो, मजा आएगा, थोड़ा रंगीन सा देखने में, है ना। ये देखो, इसका वर्ग करेंगे तो पहले a का वर्ग हो रहा था, मतलब कि x का वर्ग, धन b का वर्ग हो रहा था, मतलब -2y का वर्ग, धन c का वर्ग हो रहा था, मतलब कि -3z का वर्ग, धन 2ab, a कितना है x, b कितना है -2y, मतलब x गुणे -2y, धन 2bc, b कितना है -2y, c कितना है -3z है क्या, अरे वाह याद हो गया मुझे, -3z। सर ये भी तो बचा है, चलो लिख देते हैं, धन 2ca, मजा नहीं आया लिखने में, ये 2 कैसे पोलियो हो गया था, 2 को अभी लिखा था, है ना, धन 2ca, c कितना है -3z, और a कितना है x। मतलब कुछ नहीं किया, जो भी मान था abc का लिख दिया चिन्ह के साथ। एक बात याद रखना, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि वर्ग हो रहा है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, किसी भी संख्या का आप वर्ग करते हैं तो वो धनात्मक ही आता है। तो ये हो गया, थोड़ा नीचे लिखें, ये हो गया x का वर्ग, ये हो गया धन 4y², भले माइनस है, वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, -3z का हो जाएगा 9z²। ये देखो, ये धन ये माइनस हो जाएगा माइनस, 2 दूना 4xy, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, 2 दूना 4 तिया 12yz, माइनस 2 तिया 6xz। बस हो गया प्रसार। मतलब आपको सर्वसमीका अगर याद है ना, तो ये सब कुछ खेल है, सब कुछ कैलकुलेशन का खेल है। मतलब सर्वसमीका अगर सही लिख दिया, कैलकुलेशन सही कर दिया, बस खत्म बात, सारे नंबर मिल जाएंगे, दुनिया के सारे 100 नंबर मिल जाएंगे आपको, है ना। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, बाकी आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ देखो, उपर्युक्त सर्वसमीका के उपयोग से निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। आइए देखते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहले ना आपके माइंड में आना चाहिए कि ये कौन सी सर्वसमीका है। जैसे ये देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि सर ये a धन b का वर्ग है, जो होता है a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। मतलब a वर्ग ये किसका वर्ग है सर, ये 2y का वर्ग है ना, ये 2y का वर्ग। सर धन 2ab को छोड़ो, ये बताओ b वर्ग किसका वर्ग है, सर ये x का वर्ग है। इतनी बात समझ में आ गई। ये धन 2ab का क्या करना, अरे तुम्हारे पास a आ गया b आ गया, इसको भूल जाओ, ये a आ गया ये b आ गया, तो यहां लिख दो ना 2ab। अब चेक करो क्या ये दोनों बातें एक है। सर 2 दूना 4xy, 2 दूना 4xy, अरे मजा आ गया। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है सर, ये बन रहा है 2y धन x का वर्ग का फॉर्मूला, ठीक है ना। ये बस हो तो गया गुणनखंड। नहीं सर मैं नहीं मानता, नहीं मानते भाई तो इसको 2 बार लिख दो ना, 2y धन x एक कोष्ठक में और 2y धन x। अब आया मजा, ठीक है ठीक है। यहां देखो, इसको कैसे करेंगे, पहले तो आप ये डिसाइड करेंगे कि ये फॉर्मूला कौन सा है। सर ये है a वर्ग माइनस 2ab धन b वर्ग, मतलब a माइनस b का वर्ग। आओ खेलते हैं, a और b पहले हम पता करेंगे। a कितना है 3z का वर्ग, जगह छोड़ दो, ये कितना है y का वर्ग, बीच में क्या है माइनस, ये भूल जाओ। सर a भी पता है b भी पता है, बीच में -2ab आता है, -2, a की जगह 3z, b की जगह y। सर एक बार चेक करके बताना ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, माइनस तो ठीक है बराबर आ रहा है, 2 3 का गुणा 6yz, 6yz, yz zy दोनों एक ही बात है, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला किसका बन गया सर, ये बन गया 3z माइनस y का वर्ग। सर एक लाइन और लिख दो, भूलना नहीं, हाँ लिख रहा हूँ, 3z माइनस y, 3z माइनस y। अब तो खुश हो, लिख दिया, हो गया गुणनखंड। आइए देखते हैं थर्ड वाला, इसको भी, ये तो बड़ा आसान है, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है एक कोष्ठक में a धन b और दूसरे कोष्ठक में क्या a ऋण b। तो आइए इसको हम गुणनखंड करके देखते हैं। एक कोष्ठक में पहले तो इसको लिखो इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, सबसे पहले y का वर्ग माइनस z/5 का वर्ग,
पहले तो a वर्ग माइनस b वर्ग लगा रहे हो तो उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना कि ये किसका होल वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, ये किसका होल स्क्वायर है, तो वो लिख दिया। अब ये खेल जाओ, एक कोष्टक में लिख दो y धन z बट्टे 5 और दूसरे में क्या लिख दोगे y माइनस z बट्टे 5। खेल खल्लास। अरे आ गया समझ में? अब क्या देख रहे हो? मतलब देखना, ठीक है देखना, ये देखो सही है ना, सब सही है, मजा आया, स्क्रीनशॉट लो फिर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या 20, आज का आखिरी क्वेश्चन। उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए जिसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 35y स्क्वायर धन 8y माइनस 16। पहले देखते हैं आयत का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है सर? होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना वो दो चीजों के गुणा के रूप में होता है, और ये दो चीजों के गुणा के रूप में नहीं है, मतलब हमें इसको दो चीजों के गुणा के रूप में लिखना होगा। कहने का मतलब है हमें इसका गुणनखंड करना होगा। जब हम गुणनखंड कर देंगे तो दो कोष्टक में चीजें आ जाएंगी, मतलब ये दोनों चीजें आपस में गुणा हो रही होंगी। एक को लंबाई बोल देंगे और एक को क्या बोल देंगे, चौड़ाई। बस इतना सा काम करना है। आइए करके देखते हैं, आइए करके देखते हैं। व्यंजक क्या है अपना, 35y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 16। जोड़ने पे क्या आएगा जल्दी बताओ सर? जोड़ने पर 8 आएगा। अच्छा, बड़े चौड़े में बता रहे हो तो बताओ गुणा करने पर क्या आएगा? सर ये माइनस 16 गुणे 35 आएगा। करके बताओ, गुणा मत करना, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है अपने को गुणा करने की। यही बोल रहे थे ना, माइनस 16 गुणे 35, किनारे गुणे किनारे। आलसी तो है ही हम लोग, है ना? कौन गुणा करने बैठे इतना लंबा चौड़ा? मत करो, जरूरत ही नहीं है। जब भी बड़ी संख्या हो ना मत करो गुणा, लेकिन आपको करना पड़ेगा गुणनखंड। 16 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 35 क्या होता है, 5 सत्ते 35। कोई दिक्कत वाली बात? अब इस गुणनखंड को आपको दो पार्ट में तोड़ना होगा। मतलब मान लो मैंने यहां से यहां तक तोड़ दिया, ये गलत तोड़ा हूं मैं, लेकिन आपको सिखाना चाह रहा हूं कुछ। 2 दूनी 4 दूनी 8 एक तरफ हो गया और 7 पंचे 35 दूना 70 एक तरफ। मतलब कि जब आप इसको गुणा करोगे तो 560 आएगा, इसको भी गुणा करोगे तो 560 आएगा। मतलब गुणा का नहीं सोचना, अपने को ये सोचना है 8 कैसे आएगा। क्या इन दोनों संख्याओं से 8 आ सकता है? नहीं आ सकता सर, ना जोड़ने पर आ सकता है ना घटाने पर आ सकता है। मतलब अपने को कुछ और सोचना पड़ेगा, है ना? कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा तोड़ने के लिए। 7 दूना 14, 14 दूना 28। इन सबको एक साथ ले लिया, कितना आया 28। जो बचा उनको एक साथ ले लो, 5 दूना 10 दूना 20। क्या इनको घटाने पर 8 आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, मिल गया ना। मतलब हमें सोचना भी नहीं पड़ा कि गुणा करने पर क्या होगा। तो जब बड़े बड़े व्यंजक होते हैं ना तो ऐसे ही करते हैं। आओ इनको तोड़ते हैं। अब इसको तोड़ते हैं। क्या है ये, 35y स्क्वायर धन 8 की जगह क्या लिखेंगे, 28y माइनस 20y और माइनस का 16। इन दोनों में 7 के पहाड़े में दोनों आते हैं तो 7y कॉमन ले लेंगे। 5y धन 4 बचेगा। जो यहां बचा वही वहां भी बचना चाहिए। सर यहाँ 20 था, 5 हो गया, मतलब कि बाहर आया होगा 4, क्योंकि 4 पंजे 20 होता है। सर चिन्हों ने धोखा दिया है, माइनस का प्लस हुआ है, माइनस लगाएंगे। फिर जब भी चिन्ह बदमाशी करेंगे तो माइनस लगाएंगे ही लगाएंगे। तो एक कोष्टक में लिख देंगे 5y धन 4 और एक कोष्टक में लिख देंगे 7y माइनस 4। एक को बोल दो लंबाई और दूसरा क्या बन जाएगा, चौड़ाई। अगर इसको चौड़ाई बोलोगे तो वो क्या बन जाएगा, लंबाई, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में क्या हो रही हैं, गुणा। एक को बोल दिया लंबाई और एक कोष्टक को क्या बोल दिया, चौड़ाई। बस यही संभव व्यंजक हो जाएंगे लंबाई और चौड़ाई के। तो हमने हर एक वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर किया है आज की क्लास में, जो आपके एग्जाम के लिए, इस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। वो सब कुछ आज हमने देख लिया, समझ लिया, कर लिया। अभी तक वो काम नहीं किए हो जो आपको कर देना चाहिए तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक। चैनल पर नए हो तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। और क्या, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। जाने से पहले एक छोटी और जरूरी बात, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां पर आपको मिलता है सब कुछ। सब कुछ का मतलब इंग्लिश मीडियम भी और
हिंदी मीडियम भी, सीबीएसई भी और अदर स्टेट बोर्ड्स भी। स्टेट बोर्ड्स कौन कौन से सर? दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही आपको मिलती हैं वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेज। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर भी फॉलो करेंगे। यूट्यूब पर तो आपने कर ही रखा है, नहीं किया तो जल्दी से कर लो बिना देर किए। साथ में आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर फॉलो करके हमारे साथ अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। साथ में अपनी और बेहतर तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए लिंक में दिया गया है क्या, ये ई नोट्स और ई बुक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, ई नोट्स और ई बुक्स को जल्दी से ग्रैब करें जिससे कि आपका बेहतर रिवीजन हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।